दिनों में आप सबका खैर मकदम है। डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो ये कोर्स है BEGC 134, जिसका उन्वान है रीडिंग द नॉवल। तो इसमें हम अभी तक 2 यूनिट्स कर चुके हैं। ये ब्लॉक फर्स्ट है। अभी हम नॉवल के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉवल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में आपको दिया है। तो आज हम इसकी फीचर्स देखेंगे और जितने भी और कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए थे वो उनके बारे में भी हम आज बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम फ्यूचर ऑफ द नॉवल के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी तक जैसे हम नॉवल की बात कर रहे थे, तो नॉवल को समझने के लिए आपने पहले मुताला करना है। जब व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस नॉवल विद पोइट्री, और उसके साथ साथ ड्रामा के साथ इसको कंपेयर करोगे, तो ये फिर आसान आपके लिए होता है नॉवल को डिफाइन करना। तो जो ही हम अब यू मस्ट बी नाउ वेरी मच familiar with this कि there are 3 genres of literature। जैसे कि प्रोज एक जानर है, ड्रामा दूसरा जानर है, और उसके साथ साथ पोइट्री। ये 3 मेन जानर्स हैं लिटरेचर के, और इन्हीं जानर्स के फिर सब जानर्स निकलते हैं। जैसे कि अगर हम पोइट्री की बात करेंगे, उसमें आप एपिक को पढ़ते हो, उसमें आप सोनेट को पढ़ते हो, बैलेड को पढ़ते हो। तो जब सोनेट की बात आती है तो you must be very much acquainted with this fact that Shakespeare is well known, poet of this, sonnets। तो बहुत सारे पोइट्स ने सोनेट्स लिखे हैं, कुछ ने तो बैलेड्स लिखे हैं। इवन soliloquy is another form of poetry। कुछ पोएम्स आप soliloquy की फॉर्म में देखते हो, कुछ आप ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की फॉर्म में देखते हो। तो जब हम शायरी की बात करते हैं, इट इज मेनली बेसिकली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। यानी कि शायरी में जब आप किसी शायर को पढ़ते हो, उसमें उसका जो मेन थ्रस्ट होता है वो इमेजिनेशन पे होता है। Maybe it was due to this reason Plato long time back banished poets from his जो उसका था from his from his world of this literature। तो यानी कि जो प्लेटो हैं, वेल नोन ग्रीक फिलोसफर। तो प्लेटो was not, satisfied, happy with poets। तो जब जब हम ग्रीक लिटरेचर का मुताला करते हैं, जब आप ग्रीक फिलोसफर्स को पढ़ते हो, तो उसमें कंट्रोवर्सी चली थी। तो वो कंट्रोवर्सी ये थी कि जो ये राइटर्स में एक तबका पोइट्स का है। तो प्लेटो का मानना है कि जो ये पोइट्स होते हैं, इनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता है सोसाइटी के लिए। दे डोंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग सबस्टेंशियल टुवर्ड्स सोसाइटी। जैसे कि हम प्लेटो का मानना है कि अगर आप डॉक्टर को देखोगे, इंजीनियर को देखोगे, या इवन टीचर को देखोगे, ये सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए। लेकिन जो एक पॉइंट है, ये सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है। व्हाई? बिकॉज प्लेटो वाज ऑफ द ओपिनियन द पोएट्री इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। ख्याली दुनिया में एक शायर रहता है, तो वो उसी ख्याली दुनिया से कभी बाहर नहीं आता है, वो रियलिटी को फेस नहीं करता है। वो रियल एक्सपीरियंस जो इवेंट्स होते हैं सोसाइटी में, उनकी तरफ यानी कि उनकी जो वो सोसाइटी में इवेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उसकी तरफ वो उनका तवज्जो नहीं होता है। या अगर कोई प्रॉब्लम सोसाइटी में होती है, उन प्रॉब्लम्स को हमारे सामने वो नहीं लाता है। एक्चुअली दिस इज प्लेटो's own thought। it was primarily essentially due to this fact that Plato banished poets। उस प्लेटो का मानना था कि पोइट्स की कोई जगह नहीं है सोसाइटी में, because Plato believed poetry is a useless activity। उसके साथ साथ उसने कहा कि there is a if Plato banished poets from the state, from the society, he banished them there। There are a couple of reasons। He said कि जो ये पोइट होता है, ये खाली इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है,
ये खाली इसके अपने जो उसकी जो इमेजिनेशन होती है उसी को बाहर लाता है, और उसके साथ साथ ही और शी प्रमोट्स इमोरलिटी। तो एक तो पहला तो रीजन ये है कि प्लेटो का मानना था कि जो शायर है वो सोसाइटी के लिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है, कुछ कंट्रीब्यूशन उसका सोसाइटी की तरफ नहीं होता है, बिकॉज पोइट्री इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। उसके साथ साथ उसने लिखा है, बोला है कि उसका ये थॉट था कि जो ये शायर होता है एक्चुअली, यानी कि वो एक यूजलेस एक्टिविटी है ये, क्योंकि इसमें आप इमोरल एक्टिविटीज देखते हो जो बच्चों के लिए ठीक नहीं रहेगा। मे बी प्लेटो वाज उसका जो थॉट था, ही सेड कि जो शायर होता है, शायर वो अपने ही खाली अप यानी कि एक इंडिविजुअल के साथ वाबस्ता है पोइट्री। तो it was the second reason कि it promotes immorality, it inculcates unethical values among children. This is Plato, you know, you know, writing on this poetry. तो उसके साथ साथ यानी कि फिर जो ही उसके फिर स्टूडेंट आए थे जिसका नाम एरिस्टोटल था। इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाई Plato, rejected poetry, why he banished poets from the state. Then read his works such as Eon and Republic. ये दो किताबें बहुत फेमस हैं प्लेटो की। तो अगर आप इनका मुताला करोगे तो बड़े डीपली एक्सटेंसिवली पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि प्लेटो क्यों शायरों के खिलाफ था, क्यों शायरी के खिलाफ था, क्या वजह थी कि प्लेटो का मानना था कि शायरी सोसाइटी के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। तो उसके बाद उसके स्टूडेंट एरिस्टोटल आए थे, प्लेटो के बाद एरिस्टोटल आए थे। तो उन्होंने फिर डिफेंड किया पोइट्री को। उन्होंने कहा कि जो ये पोइट्री होती है एक्चुअली, हम पोइट्री की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज पोइट्री इज one of the earlier genres of literature. This novel form came later. Maybe if you are going to study, literature books, critiques of literature, it maybe 17th 18th century novel जो novel form है, इस late 17th century में इसका evolution आया था। यानी कि novel ने grow कर start किया था, यानी कि 16th century, late 16th और 17th century में। यानी कि अगर आप रॉबिन्सन क्रूसो को कहा जाता है कि अगर डैनियल डिफो की नॉवेल्स पढ़ोगे, या इवन सैमुअल रिचर्डसन की पमीला, या इवन जोसेफ एंड्रूज की नॉवेल्स, जो उसके जैसे वो टॉम जोन्स और एक और नॉवल है। तो अगर आप इन कहा जाता है कि ये जो नॉवेल्स हैं ये अर्लियर नॉवेल्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो यहाँ से जन्म लिया था नॉवल फॉर्म में, दैट मीन 17th सेंचुरी। लेकिन जब पोइट्री की बात करते हैं हम, या ड्रामा की बात करते हैं, these are the two genres of literature which were prevalent even in Greek literature, even during Greek times, even times beyond our imagination. तो लेकिन नॉवल जो है, नॉवल इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो नॉवल पे अभी हम थोड़ी देर में आएंगे, इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उन पे भी हम बात करेंगे। नॉवल को समझने के लिए आपको पोइट्री को समझना जरूरी है, ड्रामा को समझना जरूरी है। तो फिर जब आप इनका फिर एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देते हो, तो फिर कुछ जो फीचर्स हैं जो आप पोइट्री में देखते हो वो आप नॉवल में भी देखते हो, वो आप ड्रामा में भी देखते हो। हाँ, कहीं कहीं पे ये डिबेट कर रहे हैं एक दूसरे से, कहीं कहीं पे डिफरेंसेस आप देखोगे नॉवल में और पोइट्री में। जैसे कि प्लेटो की बात कर रहे थे, प्लेटो का मानना है कि इमेजिनेशन बेस्ड है जो पोइट्री है। लेकिन अगर आप किसी भी फॉर्म लिटरेचर का देखोगे, चाहे आप नॉवल को पढ़ोगे या शॉर्ट स्टोरी को पढ़ोगे, ट्रेवलॉग्स को पढ़ोगे, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ोगे, या इवन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को पढ़ोगे, every piece of literature is based on imagination. It's an important fact regarding literature. Unless and until a writer doesn't possess imaginary power, he or she cannot produce work of substantial nature. तो इमेजिनेशन का होना जरूरी है,
लिटरेचर के लिए। ये ऐसी बात है कि आप कुछ लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आपने पहले कुछ इमेजिन करना है, मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ, इंसिडेंट को सोचना है। तो फिर यही एरिस्टोटल सेड कि इट्स ट्रू कि जो पोइट्री है इट्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। इवन अगर हम ड्रामा की बात करेंगे, ड्रामा मेनली इट इज बीइंग सेड इट्स बेस्ड ऑन रियलिटी। इट्स यू सी दिस जो आप ड्रामा को स्टडी, जब भी आप ड्रामा को मुताला करते हो, तो ड्रामा इज मेनली बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स, रियल इवेंट्स। लेकिन उन इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए एक जो राइटर होता है, पहले इसके पास इमेजिनरी पावर तो होना चाहिए। तो एक्चुअली देन लेटर ऑन एरिस्टोटल, हु वाज Plato's disciple, student, who refuted Plato's theory of poetry. He said, Aristotle said, although there is this element of imagination in poetry, but poetry actually it represents even human emotions. It represents events. It represents life as it is, यानी कि इमिटेशन, जिसको पहले अरिस्टोटल ने नाम दिया था इमिटेशन ऑफ लाइफ, जिसको हम बोलते हैं। तो वो चीजें आप नॉवल में भी देखते हो, लेकिन मोर पर्टिकुलरली ये जो इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आप हर एक फॉर्म में देखते हो। तो उसके साथ साथ अभी हम अरिस्टोटल की बात कर रहे थे। तो पोइट्री इमेजिनेशन है, लेकिन पोइट्री में आप ये भी देखते हो कि कुछ पोइट्स ऐसे होते हैं जो रियल इवेंट्स को हमारे सामने लाते हैं, यानी कि द थिंग्स, द इवेंट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस, व्हिच आर हैपनिंग in society, which are happening around, in every nook and corner of the world. तो फॉर इंस्टेंस अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आप जो ड्रामा है और नॉवल है, मेनली इट इज बीइंग सेड दे आर बेस्ड ऑन, they represent life as it is. They portray things realistically. They depict events the way they happen. लेकिन क्या पोइट्री में आप ये चीजें देखते हो कि रियलिटी की बेस में रियल इवेंट्स देखते हो? फॉर इंस्टेंस या इवन प्लेटो का एक थॉट ये भी था कि जैसे वो सोसाइटी के लिए कोई कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करता है एक जो पोइट होता है, लेकिन जो ही आप पोइट्री का मुताला करते हो, मे बी अगर आप किसी भी शायर को लोगे, अगर आप बात कर लोगे फॉर इंस्टेंस रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसकी कुछ फेमस लाइन्स, वो आपने बार बार उन लाइन्स का आपने मुताला किया होगा। यू माइट हैव रेड दोज लाइन्स जो उसने लिखी है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. This is Robert Frost for you, one of the renowned poets of American literature. उसने बहुत सारी पोइम्स लिखी है, पोइट्री कलेक्शंस उन्होंने लिखी है। इवन ही वन पीस, जैसे पिलिट्जर प्राइज 2-4 मरतबा उसको मिला है। तो जब आप इन लाइन्स का मुताला करते हो, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Even though अगर आप if you are going to study, do this critical analysis of these lines, तो इसका फिर रॉबर्ट फ्रॉस्टिंग इन लाइन्स में हमें क्या सिखाता है या क्या हमसे कहना चाहता है? वो हमसे यही कहना चाहता है कि जो ये लाइफ है, यानी कि आपने प्लेटो का थॉट दिमाग में रखना है। प्लेटो सेड पोइट्री इज अ यूजलेस एक्टिविटी, it is the wastage of time, it inculcates immoral values among children, it is unethical in character. So it was due to these reasons Plato said जो पोइट्री है, यानी कि ये अच्छी चीज नहीं है, ये लोगों को पढ़नी नहीं चाहिए। But when you read these lines of Robert Frost,
तो आपको एक मैसेज मिलती है, एक मैसेज आपको कन्वे करता है रॉबर्ट फास्ट इन लाइन्स में कि जो लाइफ है, मे बी जो लाइफ है इसमें आपको कभी कभार आप कभी कभार सक्सेस को अचीव कर सकते हो, लेकिन एट टाइम्स यू मे बी डिसअपॉइंटेड, एट टाइम्स यू वुड बी pessimistic, dejected, ड्यू टू several reasons. लेकिन फिर आपको वो इंस्पायर करना, आपको जगाना, आपकी जो कॉन्शियस है उसको जगाना, आपको हिम्मत देना, आपको ये बार बार यानी कि वो जज्बा देना कि नो, यू कैन डू दिस, इफ यू हैव फेल्ड इन दिस। चाहे किसी भी चीज की हम बात करेंगे, इन लाइन्स में रॉबर्ट फास्ट का मानना यही है, वो हमसे यही फरमा रहे हैं कि आपने लाइफ को चैलेंज की तरफ लेना है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. These lines are, actually when you are disappointed or hopeless, when you don't see वो कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जो आप चाहते हो, तो इन लाइंस में आप रॉबर्ट फास्ट यही आपसे फरमा रहे हैं कि यू शुडंट लूज योर स्ट्रेंथ, यू शुडंट लूज योर होप, तो यू शुड ऑलवेज दे व्हाट वी कॉल दिस होप फॉर द बेस्ट, या जिसको हम होप अगेंस्ट होप बोलते हैं। तो यानी कि अब कहने का मतलब ये है कि जब आप इन लाइंस को अच्छे से पढ़ते हो और मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो कि इनमें मीनिंग क्या है, तो मीनिंग यही है कि लाइफ इज अ स्ट्रगल। आपने कंटिन्यू, यानी कि अगर ये लाइफ जो है, अगर एक बार आप गिर जाओगे तो मे बी नेक्स्ट टाइम यू वुड आपको कामयाबी मिल सकती है, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। तो फिर जब आप इस चीज का मुताला करते हो तो वुड यू से पोइट्री इज अ यूजलेस एक्टिविटी? आई मीन इवन ये खाली हमने रॉबर्ट फास्ट की बात की है, कि वही लाइन्स हैं रॉबर्ट फास्ट की, जो लाइन्स हैं, एक्चुअली दीज लाइन्स have inspired number of people across the world, great personalities of the world. And I cannot skip the name of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, who used to keep these lines on his table. I mean, in his Prime Minister's office. यानी कि पंडित नेहरू जो है, जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत मुतासिर किया था इन लाइन्स ने उनको, यानी कि the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Then somebody told पंडित नेहरू कि क्या आप अपने ऑफिस में जाते हो, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जाते हो, तो वहां पे एक टेबल हुआ करता था उसके ऑफिस में, तो उस ऑफिस में जो बैठा करते थे, जहां पे वो बैठा करते थे, उसी एक वहां पे एक कोने में एक छोटा सा पेज रखा था नेहरू ने, और उन पे यही लाइन्स इंस्क्राइब की गई थी, रॉबर्ट फास्ट की जो लाइन्स हैं। तो फिर वन डे समवन टोल्ड पंडित नेहरू कि क्या जरूरत है आपको ये लाइन्स यहाँ पे रखने की, you have achieved everything in your life, you are now the ruler of a country. uh, तो फिर उन्होंने कहा कि ये लाइन्स में बहुत कुछ एक इंसान के लिए है। फिर उसने कहा है कि अगर कभी कभार ये जरूरी नहीं है कि हर एक दिन आपको सक्सेस मिले, हर एक दिन आप खुशी से जियोगे, ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये लाइन्स मेरे को इंस्पायर करती है, मेरे ये लाइन्स जो है ये हमें सिखाती है, दिखाता है हमें ये रास्ता कि अगर आप इफ यू आर गोइंग टू स्टम्बल समवेयर, देन यू विल हैव टू मेक दिस बिलीव कि आप और खड़े हो सकते हो, आपके पास वो कुव्वत है, आपके पास वो जहन है, आप में वो क्षमता है। तो फिर जो ही आप इन पॉइंट्स का मुताला करते हो, इन पोएम्स का मुताला करते हो, देन यू वुड से कि जो पोइट होता है वो भी लाइन यानी कि वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। वो जितने भी इवेंट्स होते हैं सोसाइटी में, उन चीजों को हमारे सामने वो लाता है। तो वैसे ही आप नॉवल में भी देखते हो, नॉवल में भी आप जो इवेंट्स होते हैं सोसाइटी में, इट रिप्रेजेंट्स, इट ट्राइज टू रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी इवेंट which is happening in the society in a realistic manner. तो हम लास्ट टाइम भी बात की थी, जैसे अगर आप मुल्क राज आनंद की बात करोगे, एक अच्छे नॉवेलिस्ट रह चुके हैं,
इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के। उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं। उसकी एक नॉवल है अनटचेबल। जब आप इस नॉवल का मुताला करते हो तो इसमें वो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट उसने यानी कि एक प्रॉब्लम, सोसाइटियल प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, सोसाइटियल इशू व्हिच इज हैपनिंग इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मोर particularly in India, that is this treatment towards untouchables, यानी कि वो शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम इसको हमारे सामने ला रहे हैं। बट दिस नॉवल वाज रिटन वे बैक इन 1930s. More particularly, if I'm not wrong, it was published in 1935. So Muluk Raj Anand, along with R.K. Narayan and Raja Rao, they are the pioneers of Indian English novel. तो अनटचेबल में जो प्रॉब्लम है, एक थीम जो है वो क्या हमारे सामने मुल्क राज आनंद ला रहा है, वो ये है कि अनटचेबल्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। जो शेड्यूल कास्ट दलित्स की प्रॉब्लम्स जिसको हम बोलते हैं, वो प्रॉब्लम्स हमारे सामने ला रहा है। और उसी नॉवल में एक और थीम आपने ये याद रखना है कि जो एक नॉवल होती है इसमें आपको मल्टीपल थीम्स मिलते हैं, इसमें आपको वैरायटी ऑफ मोटिव्स मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे इश्यूज एक जो राइटर होता है वो हमारे सामने लाता है। हाँ, कभी कभार ये होता है कि जो एक नॉवल होती है it mainly deals with one theme or it tries to project just one issue, क्योंकि वो इशू फिर उतना यानी कि उसकी उतनी अहमियत होती है। कुछ नॉवेल्स को आपने देखा होगा जो खाली एक या दो थीम्स के साथ डील करती है, लेकिन जब आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉवेल्स को पढ़ते हो तो आपको वैरायटी ऑफ थीम्स मिलते हैं। तो एक थीम अनटचेबल में आपको ये भी है मिलता है कि treatment of the Britishers towards, I mean, what you call towards Indian people, because you will have to remember this novel was written way back in 1930s. That means then Britishers were ruling, I mean, on the Indian subcontinent. They were the rulers. तो फिर वहां पे उस नॉवल में भी आपको कुछ यानी कि वो जो सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे सामने लाता है मुल्क राज आनंद उस नॉवल में। तो इवन उसके साथ साथ एक रिजेंटमेंट भी दिखाता है कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लोग रह रहे थे तब उनकी क्या राय है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। वो दे आर लुकिंग एट ब्रिटिशर्स विद दिस विद कंटेम्पचुअस आउटलुक जिसको हम बोलते हैं। तो यानी कि एक ही नॉवल में आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ थीम्स मिल सकते हैं। या इवन अगर आप मुल्क राज या राजा राव की बात करोगे, उसकी जो कांतापुरा है उसमें भी वही प्रॉब्लम दिखा रहा है आपको कि जो जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया पे तो एक रिजेंटमेंट चली थी लोगों में, लोग खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स के साथ, लोग नहीं चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करें, किसी और मुल्क से वो इस यहाँ पे राज करे। तो वो प्रॉब्लम, वो इश्यू मुल्क सॉरी राजा राव ने उस नॉवल में उठाया है। तो वैसे ही एक जो नॉवल होती है या इवन पोइम जो होती है, ये इसमें आपको वैरायटी ऑफ थीम्स मिलते हैं। एक जो राइटर होता है, जॉर्ज ऑरवेल की बात मेरे जहन में आ रही है। आपने ये याद रखना है जो ही आप किसी बुक को पढ़ने जा रहे हो तो उसमें आपको एक जो राइटर होता है, राइटर का कुछ पर्पस होता है आपके साथ कम्युनिकेट करने का। इवन अगर आप जैसे वो जॉर्ज ऑरवेल की उसकी जो नॉवेल्स हैं या इवन उसके जो एसेज हैं, उसमें आपको वो बार बार यही दिखाता है कि जो लिखने वाला होता है कुछ ना कुछ पर्पस है इसके लिखने का। तो जैसे वो जॉर्ज ऑरवेल लिखते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर एक राइटर जो होता है, एक राइटर का एक पर्पस होता है आपके साथ कम्युनिकेट करने का, दूसरे राइटर का दूसरा पर्पस होता है आपके साथ कम्युनिकेट करने का, तीसरा जो राइटर होता है मे बी उसका कोई और मुद्दा होगा। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट इकबाल की बात करेंगे। इकबाल का वो उसका मकसद ये था कि वो आपके साथ जो कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेट आई मीन टू से थ्रू हिज पोइट्री। Obviously, when you write something, then you are trying to communicate with someone. That means you are trying to communicate with your audience, with your
रीडर्स, तो आपका मकसद ये होता है कि जो आप लिखते हो वो मैसेज किसी और तक आपने पहुंचानी है, वो मैसेज आप किसी दूसरे तबके तक पहुंचाना चाहते हो। अभी हम मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, इवन राजा राव की बात कर रहे थे। इनका ये जो अपने कैप्चर इन्होंने जो 1930s की जो डिकेड थी या इवन 1920s की जो डिकेड थी, वो जब लोग कैसे लाइफ जी रहे थे, उनके क्या सेंटिमेंट्स थे, वो क्या राय रखते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो चीजें उन्होंने कैप्चर की हैं उन नॉवेल्स में। तो जो ही आप दूसरे टाइप के राइटर्स को देखते हो, उनका कुछ और पर्पस होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम इकबाल और टी.एस. इलियट की बात करेंगे, इवन रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, दे talk about this conflict between body and spirit. They talk about this universal brotherhood in their poetry. They feel that a human being should value, give priority to his spirit rather than his body. तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक जो राइटर होता है, इसका मकसद होता है आपके साथ कम्युनिकेट करने का। वो जो लिखता है उसके जरिए वो मैसेज पहुंचाना चाहता है। उसको हम इंग्लिश में आर्ट फॉर लाइफ से बोलते हैं, यानी कि एक मकसद, एक इंस्ट्रक्टर आपके लिए एक राइटर बनता है, एक टीचर का काम आपके लिए एक राइटर करता है। और उसके साथ साथ एक तबका आपको राइटर्स का वो भी मिलता है who write primarily for their own sake. They don't want to, teach you something. They are just portraying their own feelings, their own life. I mean, बार बार अगर आप गालिब की बात करोगे, गालिब इवन कीट्स की बात करोगे, वन ऑफ द famous romantic poets. Unfortunately, he died at a very young age, and it's been said had Keats lived more years, he would have surpassed a genius mind like Shakespeare vis-a-vis poetry. तो लेकिन जब आप कीट्स की बात करते हो या इवन गालिब की बात करते हो, तो उनमें आप यही देखते हो कि वो अपनी लाइफ को आपके सामने ला रहे हैं। वो आपको इंस्ट्रक्टर नहीं, ज्यादा नहीं करते हैं, आपको एज एन इंस्ट्रक्टर नहीं दिखेंगे, एज अ मोरलिस्ट का काम आपके लिए वो नहीं करते हैं। वो आपको ऐसा काम नहीं करते कि वो आपको सिखाना चाहते हैं। यू विल हैव टू रिमेम्बर प्राइमरली, यानी कि जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, लिटरेचर में आप किसी भी जानवर की बात करोगे, तो एक राइट उन लिटरेचर को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक एक कैटेगरी में आप उन राइटर्स को रखते हो जिनका मकसद ये होता है कि वो रीडर्स, ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, और मैसेज के साथ साथ वो आपको इंस्पायर करना चाहते हैं, वो आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना चाहते हैं, या जैसे आप लाइफ जी रहे हो शायद उन वो चीजें उनको पसंद नहीं आ रही है, आप डिबेट होते जा रहे हो, वो उन चीजों को, वो फोकस उन चीजों पे करते हैं। यानी कि ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड आर्ट फॉर लाइफ सेक। देयर दिस कैटेगरी ऑफ, जितने भी राइटर्स इस कैटेगरी में आप रखोगे, दे दे आर प्रीचर्स फॉर यू। दे डू दी जैसे वो आपके लिए कोई काम एक मुल्ला या एक काजी करता है, एक मौलवी करता है, या एक प्रीस्ट करता है, या पादरी करता है, वैसे एक राइटर इस तबके में आपके आते हैं। जैसे अभी हमने रॉबर्ट फास्ट की बात की, कुछ लाइन्स हमने आपके सामने रखी, उन लाइन्स में आपको रॉबर्ट फास्ट क्या नजर आ रहा है? वो आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको ये लेसन दे रहा है कि आपकी जो विल है इसको आपने स्ट्रांग बनाना है। आपने ये सोचना है कि इवन अगर आप गमजदा हो, अफसरदा हो, आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं देख रहे हो, तो इस इन लाइन्स में आपके सामने जो रॉबर्ट फास्ट है वो आपको इंस्पायर कर रहा है, वो आपको समझा रहा है कि मे बी अ डे विल कम, जो आप जब आप खुश हो जाओगे या कुछ और करने की चाह आप पैदा हो जाएगी। तो ये जो ये चीजें हैं, जैसे भी हम फिर अगर आप जैसे नॉवल की फिर हम अगर हम बात कर रहे हैं, तो नॉवल में भी वैसे ही जैसे नॉवलिस्ट्स हैं, या इवन पोइट्स की बात की, इकबाल की हमने बात की, तो
इवन गालिब की भी हम बात कर रहे थे और कीट्स की बात कर रहे थे। ये दो राइटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनको आप 8 पर 8 से की कैटेगरी में रखते हो। या इवन मोमिन खान मोमिन जैसा राइटर, उसको भी आप, क्योंकि इन राइटर्स में आपको क्या देखने को मिलता है, ये आपको प्रीच नहीं करते हैं, ये खाली आपके सामने अपनी लाइफ ला रहे हैं, अपने जो इवेंट्स इनके साथ होते हैं या जो भी इनकी फीलिंग्स, खुद की फीलिंग्स है, वो हमारे सामने ला रहे हैं। ये वही बात फिर से आ रही है, प्लेटो की बात आ रही है कि मे बी प्लेटो वाज अगेंस्ट दीज सॉर्ट ऑफ राइटर्स who wrote for this art for art's sake, who tried to project their own emotions, sentiments, feelings, and opinions. Rather, we should, set aside this form of opinion, because अगर आप किसी चीज पे opinion देते हो, then that would be considered as an art for art life sake. तो इन जैसे राइटर्स के साथ प्लेटो शायद नाराज थे। शायद जब ग्रीक लिटरेचर का आप मुताला करते हो तो ग्रीक लिटरेचर में ऐसे कुछ राइटर्स प्लेटो ने देखे होंगे या उन्होंने कुछ उनके साथ रह रहे थे, तो उन्होंने फिर यही देखा कि दे आर इंडिविजुअलिस्ट, दे आर ईगोटिस्टिक, they are just projecting their own life and nothing else. They are not concerned with societal affairs. They are not concerned with the problems which are happening in society. Maybe ये एक reason हो सकता है कि Plato was against these sort of writers. लेकिन मे बी अगर प्लेटो ने, शायद अगर उसको कोई ऐसा पोइट मिला होगा जैसे जिसने एज एन इंस्ट्रक्टर जो काम करता है हमारे लिए, जो एज अ टीचर का काम करता है हमारे लिए, तो मे बी प्लेटो वुड हैव सेड, मे बी ही माइट नॉट हैव, माइट, जैसे अभी वो, जैसे वो पोइट्स को उन्होंने बैनिश किया था स्टेट से, प्लेटो ही explicitly said that there is no room for poets in a state, in a society. They should be thrown away from the state. Their places in the mountains, caves, they should be allowed to live there, not in the society. Why? Because they are not trying to portray life realistically. They are not trying to give solutions to the problems, जैसे एक ड्रामेटिस्ट करता है, या कोई और, जैसे डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप एक प्रॉब्लम लेके जाते हो उसके पास, तो डॉक्टर के पास फिर एक सोल्यूशन होता है, वो आपको मेडिसिन देता है, आपको प्रिवेंशन देता है कि ये चीजें आपने नहीं करनी है, ये चीजें आपने खाना है। तो देन वहां पे तो एक सबस्टेंशियल करेक्टर, एक डॉक्टर का काम, जो वो डॉक्टर काम करता है, देन वैसे ही जैसे एक टीचर जो होता है, वो जो काम करता है, पढ़ाता है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। इवन अगर लॉयर्स की बात करेंगे, उनका भी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। इवन अगर आप ब्यूरोक्रेट्स की बात करोगे, पॉलिटिकल सेटअप की बात करोगे, तो ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए। लेकिन देयर इज दिस वन category of people, according to Plato, who don't contribute anything towards the betterment of society या welfare of society जिसको हम बोलते हैं। तो it was on these it was for these reasons Plato rejected poetry. He he said that poets, they don't deserve to live in a society. मगर अगर उसने आर्ट फॉर लाइफ से जो भी पोइट्स हैं, चाहे आप W.H. Auden की बात करोगे, वंडरफुल पोइट, उसकी एक फेमस पोएम है अननोन सिटीजन, बहुत अच्छी पोएम है, दैट्स रेलेवेंट टू आवर टाइम्स। अननोन सिटीजन, एन अननोन सिटीजन, read it, it's a wonderful poem, although it was written way back in 1930s and depicting this एक कंडीशन ऑफ अ मैन लिविंग इन अमेरिकन सोसाइटी। एक फिर उसका टाइटल उसने रखा है अननोन सिटीजन, यानी कि ही इज एक्चुअली टेलिंग अस all the people living in on this planet, especially the modern generations, they are unknown. उसको अगर आप पढ़ोगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि जो ऑर्डन है उसका, उसने कैसे एक ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट किया है। तो फिर उसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन यू whether you are going to agree with W.H. Auden or not,
जो भी उसने थॉट्स उस पोएम में लिखे, उस एक्सप्रेस किए हैं। तो अभी हम अब अच्छा, इवन इकबाल, जैसे इकबाल भी कहीं कहीं पे लिखते हैं, वो आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, आपको समझा रहा है कि ये चीज करो, ये चीज आपने छोड़नी है। जैसे कहीं पे इकबाल लिखते भी हैं कि सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, बदल दे जो तेरी दुनिया वो सजदा तलाश कर। यानी कि इसमें आपको इकबाल इज एक्चुअली इंस्ट्रक्टिंग यू, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, बदल दे जो तेरी दुनिया वो सजदा तलाश कर। इज एक्चुअली telling you is telling you कि you will have to pray in such a manner that कि आप वो जो ईमान है, वो जो बिलीफ है, वो आप में जाग जाए। यू शुड वो, यानी कि इसका मानना है कि इकबाल, जब आप उसकी पोइट्री पढ़ते हो या ये कुछ वर्सेस आप उसके वर्कर वर्सेस का मुताला करते हो, तो वो ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू मोल्ड योर कैरेक्टर, ही इज ट्राइंग टू वो इसका मानना है कि जो आप लाइफ जी रहे हो, इसको थोड़ा सा आपके हट के जीना है। आप जो यू आर बिकमिंग बॉडी ओरिएंटेड विद एवरी पासिंग मोमेंट। तो जैसे वो उसने बहुत सारी जगहों पे यही दर्ज आपको देता है इकबाल। जैसे वो लिख भी रहे हैं कहीं पे, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीख कुरान होकर। यहाँ पे तो आपको एक्सप्लिसिटली इकबाल क्या समझा रहा है कि you are not sitting, you are not following the religious laws religiously। इवन यहाँ पे मेरे जहन में मोमिन खान मोमिन की एक वर्स याद आ रही है कि राइट्स, उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। अगेन वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि आप अपने करेक्टर की तरफ देखो। तो शायद अगर आप अभी किसी और पोएट की भी बात कर सकते हो आप, टी.एस. एलियट, उसने एक पोएम लिखी है हॉलो मैन, एंड ही राइट्स दैट वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन। अगेन telling us that the modern civilization, it is actually giving little or no importance to soul, spirit, जिसको रूह बोलते हैं हम। modern civilization is becoming too much materialistic, with every passing moment। तो जब आप ये चीजें देखते हो तो यहाँ पे आप यही चीजें पाते हो कि जो राइटर्स, इनका कुछ मकसद होता है। ये मकसद इनका यही होता है कि एक तबके जो राइटर्स का है, वो आपको मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, एक उस्ताद का काम वो आपके लिए करते हैं। तो वो यही चीजें आप नॉवल में भी देखते हो। तो जब आप नॉवल का मुताला करते हो, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले मुल्क राज आनंद की बात की, या राजा राव की बात की, या इवन आर के नारायण की बात की है, जब आप उनके नॉवेल्स को देखते हो तो वहां पे भी आपको एक मैसेज मिलती है। तो जब हम नॉवल का प्रॉपर मुताला करते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर एक अच्छे नॉवेलिस्ट रह चुके हैं अंग्रेजी जुबान की। उसकी एक अच्छी नॉवल है पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया, that was written during the second decade of the 19th century। तो जब आप फॉस्टर का, उसकी एक और इम्पोर्टेंट बुक है, जब आप उनकी उसके नॉवेल्स का मुताला करते हो, स्पेशली अ पैसेज टू इंडिया, it was written during I'm not able to recall the proper date, but it was written maybe between 1910 to 50 or something like that। तो उसने एक बुक लिखी है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल। अब आप अगर आप नॉवल का मुताला करना चाहते हो, क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहते हो, नॉवल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉवल में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, तो ये बुक आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल। ये बुक 1928 में पब्लिश की गई थी। तो ईएम फॉस्टर का मानना है कि एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, हु इज पॉपुलरली नोन एज ईएम फॉस्टर,
जब आप इंग्लिश लिटरेचर के सर्कल में बैठते हो, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, ये उस इसको आप ईएम फॉस्टर के नाम से जानते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, व्हेन यू सी academicians, teachers, or even lovers of literature or readers of literature, they pronounce this name like E.M. Forster. तो E.M. Forster का मानना है कि इस बुक में वो लिखते हैं कि एक जो नॉवल है, आप नॉवल कैसे डिफाइन करोगे? नॉवल, आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे लगेगा कि ये नॉवल है? नॉवल, यू नो कि पोइट्री इट्स रिटन इन सेंटेंस फॉर्म, वर्स फॉर्म, बंदों में पोइट्री लिखी जाती है। जब आप ड्रामा का मुताला करते हो, जब आप ड्रामा पढ़ते हो, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज रिटन इन डायलॉग फॉर्म, यानी कि डायलॉग, आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे। लेकिन जब आप नॉवल का मुताला करते हो, नॉवल इज रिटन इन पैराग्राफ्स, सेंटेंसेस, यानी कि जो फंडामेंटल डिफरेंस है इन तीन जॉनर्स में, वो ये है कि वो आपने ये याद रखना है कि a poem is invariably, persistently written in verse form. As far as drama is concerned, it is written in dialogue form, although it is also enacted. It's इसकी जो ड्रामा होता है, it is being performed in a theater, and you have to have characters. यानी कि अगर आप डायलॉग फॉर्म में कुछ लिख रहे हो, आपको कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, एक दो तीन। जैसे आप ड्रामा देखते हो या पढ़ते हो, यू वॉन्ट फाइंड अ ड्रामा विदाउट अ कैरेक्टर। डायलॉग फॉर्म में आपको कैरेक्टर्स की जरूरत होती है। किसी भी ड्रामा की बात कर लो, चाहे आप किंग लियर की बात करोगे, हैमलेट की बात करोगे, तो उसमें आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे। अब कोई ऐसा ड्रामा होता है जहां पे आपको कम कैरेक्टर्स मिलते हैं, फ्यू कैरेक्टर्स, जैसे वेटिंग फॉर गोडो, एक मॉडर्न ड्रामा है, बड़ा अच्छा ड्रामा है। इसमें आप अगर आप इस ड्रामा को एक बड़े, इसमें क्योस देखते हो, लेकिन कैरेक्टर्स में कम है। जब भी आप मॉडर्न ड्रामा की तरफ नजर दोहराते हो, व्हेन यू कंपेयर मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न ड्रामा with drama of Elizabethan theatre or even 17th century drama, you would find this stark difference in characterization. In the earlier dramas, you would find number of characters in a single drama. Take any drama of William Shakespeare, there are multiple characters. अगर आप हैमलेट की बात करोगे, बहुत सारी कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे उस ड्रामा में। मैकबेथ की बात करोगे या किंग लियर की बात करोगे, मैकबेथ और हैमलेट पे तो बॉलीवुड मूवीज भी बनी है। ओमकारा एक मूवी है इंडियन बॉलीवुड की, वो शेक्सपियर की इसी प्ले पे बनी है, मैकबेथ, और इवन ओथेलो पे बनी थी वो। तो बहुत सारी नॉवेल्स भी, सॉरी, बहुत सारी फिल्म्स नॉवेल्स पे भी बनी है। तो जब अब आपने ये याद रखना है कि ड्रामा को थिएटर में परफॉर्म किया जाता है, ड्रामा के लिए आपको कैरेक्टर्स की जरूरत है। लेकिन जब आप नॉवल का मुताला करते हो, नॉवल में भी आपको कैरेक्टर्स चाहिए। लेकिन द प्राइमरी डिफरेंस लाइज इन दिस के प्रोजेक्शन, यानी कि जब आप नॉवल देख पढ़ते हो, इट इज रिटन इन सेंटेंसेस, सेंटेंस फॉर्म। एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, उसके बाद आप दूसरी सेंटेंस की तरफ जाते हो, यानी कि उसके बाद आप एक प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आप यानी कि नॉवल में देखते हो। इट्स रिटन इन पैराग्राफ्स, इट इज रिटन इन सेंटेंसेस। as far as poem is concerned, it's written in verse form. तो ईएम फॉस्टर का मानना था कि एक जो नॉवल है, एक और कैरेक्टरिस्टिक नॉवल का ये है कि ये जो ये लिखी जाती है नॉवल, वर्ड लिमिट होता है। अगर आप एक बुक को पढ़ रहे हो, ईएम फॉस्टर इज ऑफ द ओपिनियन इफ अ वर्क is more than 50,000 words, then it will be called a novel, although it should be written in fictional manner. लेकिन एक नॉवल को आप शॉर्ट स्टोरी से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? देयर आर थ्री सब जॉनर्स ऑफ प्रोज। एक को हम नॉवल बोलते हैं,
दूसरे को हम नोवेला बोलते हैं, तीसरे को हम शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। तो जहां तक शॉर्ट स्टोरी की बात है, तो critics are of the view that a short story, जो लेंथ शॉर्ट स्टोरी की है, the length of short story should be around 20,000 words। यानी कि 1000 वर्ड से लेके 20,000 वर्ड्स तक जब भी आप लिखते हो शॉर्ट स्टोरी, वो यहाँ यानी कि एक वर्ड लिमिट होती है। जो ही आप 20,000 से ज्यादा वर्ड्स तजावुज कर जाते हैं, तो उसको आप फिर नोवेला बोलते हैं। 20,000 से लेके 50,000। तो जो ही आप अगर यानी कि ओल्ड मैन एंड द सी, हार्ट ऑफ डार्कनेस, इवन एनिमल फॉर्म, ये कुछ वर्क्स हैं जिसमें वर्ड लिमिट शायद क्रॉस नहीं करते हैं 50,000। इवन इफ यू आर गोइंग टू रीड दिस, यानी कि अर्नेस्ट हेमिंगवेज नॉवल ओल्ड मैन एंड द सी, and it was for this very novel Hemingway won a Nobel Prize for literature and even Pulitzer Prize for literature as well. So it's a wonderful novel। इस नॉवल में भी ये जो ये नॉवल है, इसको हम नोवेला बोलते हैं, बिकॉज नॉवेल, इसकी जो लेंथ वर्ड लिमिट है, इट्स अराउंड मे बी 20,000 वर्ड से लेके 28,000 वर्ड तक, बस इतनी ही वर्ड लिमिट है। छोटी सी बुक है, उसको हम नोवेला बोलते हैं। जो ही यानी कि यहाँ पे मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यानी कि अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो बुक है द ओल्ड मैन एंड द सी, ये बहुत अच्छी बुक है। यानी कि अगर आप यानी कि डिफीट देख रहे हो, पेसिमिस्टिक हो, होपलेस हो, गमज़दा हो, परेशानी के हाल में हो, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये नॉवेल आपके लिए बड़ी अच्छी काम करेगी। ये नॉवेल आपके लिए फिर देन एट एनी कॉस्ट यू विल हैव टू रीड दिस नोवेला, दैट इज द ओल्ड मैन एंड द सी। ये जो ये नोवेला होती है, इसमें क्या है, ये जो ये नोवेला है, इसमें क्या है कि एक कैरेक्टर होता है सेंटियागो। यानी कि एक नॉवेलिस्ट, जैसे कभी पोइट्स की बात करते हैं, आपको इंस्पायर कर रहे हैं करने के लिए कुछ, वैसे ही एक नॉवेलिस्ट भी करता है। जैसे ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें जो हेमिंगवे है एक कैरेक्टर को हमारे सामने लाता है जिसका नाम सेंटियागो होता है। ये एक फिशरमैन होता है, ओल्ड फिशरमैन होता है। तो क्या होता है कि ही इज नॉट एबल टू कीच अ सिंगल फिश फॉर 84 डेज। यानी कि ये जो सेंटियागो होता है, ओल्ड मैन एंड द सी, बहुत अच्छी नॉवल है ये। इंस्पायर, अगर आप कुछ करना चाहते हो, अभी हमने आपके बोली एक होप आपको चाहिए, एक स्ट्रेंथ आपको चाहिए, तो ये नोवेला आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें क्या होता है कि सेंटियागो जो होता है, ओल्ड फिशरमैन होता है। इसका फिशरमैन का काम ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग या दिन के किसी भी वक्त वो उसका काम यही होता है कि उसने फिश को पकड़ना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिर वो उनको बेचता है, कभी कभार खुद भी खाता है। तो लेकिन द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दिस प्रोफेशन, यानी कि फिशिंग, तो अब यानी कि अमेरिकन नॉवेलिस्ट है हेमिंगवे, उसने इसकी जो नॉवल की एक सेटिंग होती है, हर एक, चाहे आप ड्रामा की बात करोगे या इवन नॉवल की बात करोगे, एक प्रॉपर सेटिंग होती है। यानी कि एक जगह को एक चूज करते हैं, उस जगह को फिर उस जगह पे उन करेक्ट, जैसे आप मूवी में देखते हो, मूवी में भी आप एक सेटिंग देखते हो, आप जगह देखते हो, लोकेशन देखते हो, आप चाहे हीरो हो, हीरोइन हो, या जो भी सब्सिडियरी कैरेक्टर्स हैं, उनको आप एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल आप देखते हो, वो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फिर लोकेशन का कुछ नाम होता है। वैसे ही ओल्ड मैन एंड द सी में क्यूबा एक अमेरिका में जगह है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इवन एक स्टेट है। तो वहां पे इसने उस वही की सेटिंग की है। तो उसने फिर क्या किया कि अब जो अर्नेस्ट हेमिंगवे है, इसने इस नॉवेला में एक फिशरमैन की जिंदगी हमारे सामने ला रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी के साथ साथ उसकी जो स्ट्रगल है, ऑडियंस है, डिफिकल्टीज है, उस उनके जरिए हमें वो कुछ समझाना चाहता है। जैसे ये जो सेंटियागो होता है, 84 दिन तक इसको एक भी फिश नहीं मिलती है,
although he's a professional fisherman, but अब किस्मत ये है इसके लिए कि 84 दिन तक इसको एक भी फिश नहीं मिलती, छोटी सी भी फिश इसको नहीं मिलती है। अगर कोई और बंदा होता हु इज नॉट यू नो एक्वेंटेड विद दिस फिशिंग, तो उसके लिए फिर एक मानते हैं हम कि चलो इसको फिशिंग का जॉब नहीं आता है, 84 दिन तक इसको फिश एक भी फिश इसको ये पकड़ नहीं पाए, तो वी वुड से अल्टीमेटली कि चलो ये बंदा इस काम से मुंसलिक नहीं था, इस ये काम इसको नहीं आते थे, मे बी अब इसको जो ये सक्सेस नहीं मिली तो देयर इज अ रीजन। लेकिन अगर अगर अब बंदा एक ही उसी प्रोफेशन से हो, फिशरमैन हो, फिशिंग का काम करता हो, अब ओल्ड हो गया है वो फिशिंग करते करते, बट देयर कम्स दिस स्टेज इन हिज लाइफ, देयर कम्स दिस फेज इन हिज लाइफ, ऑडियल फेज, tumultuous phase जिसको हम बोलते हैं, कि he is not able to catch even a single fish for more than 80 days। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि उसकी क्या हालत होगी। लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि आफ्टर 84 days दिस ओल्ड मैन कैचेस द फिश। लेकिन अब इसका एम ये होता है कि ये चाहता है, इसने अपने आप से अहद किया होता है कि इस दफा मैंने जो फिश लेनी है, पकड़नी है, वो इस तालाब या ओशियन जिसको आप बोलोगे, या आप रिवर भी बोल सकते हो या समंदर भी बोल सकते हो, इसने ये ठान लिया था कि अब मैं सबसे बड़ी फिश पकड़ना चाहता हूँ। लाइफ में जितनी भी फिशेस मैंने पकड़ी है उनसे ज्यादा मैं बड़ी एक फिश पकड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इसको पता होता है कि ये जो ओशियन है, ये जो ये रिवर है, इसी में सबसे बड़ी फिश मेरे को मिलेगी। उस फिश को पकड़ने के लिए 84 डेज तक इसको वेट करना पड़ता है। ऑल्दो वो ऐसे वेट नहीं करता है, इज कंटिन्यूअसली ऑन हिज बोट ट्राइंग टू सर्च दिस बिग फिश। तो अल्टीमेटली ही कैचेस दिस बिग फिश, was named as Menolin। तो लेकिन इस सबक क्या है? सबक ये है कि 84 दिन तक इसको वेट करना पड़ा, 84 डेज तक इस बंदे को वेट करना पड़ा। 84 दिन के बाद इसको एक जो सक्सेस चाहता था वो इसको मिला, लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट यही चाहता है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे यही मैसेज देता है हमें कि अगर आप कुछ चीजें करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, यू विल हैव टू बी यानी कि आपने पैशंस दिखानी है, you will have to show lot of passions। तो वैसे सब्र तो कहा ही जाता है कि सब्र तो यानी कि जो लोग सब्र करते हैं तो अल्टीमेटली उनके लिए एक अच्छा ही होता है। Even God himself speaks about this fact in Quran। तो जो वो I am with those who display this passions, यानी कि जब आप इवन अगर आप गॉड यानी कि गॉड इज अल्लाह खुद फरमाते हैं कि मैं उनके साथ हूं जो पेशेंस दिखाते हैं। तो अब जब आप इस चीज का जब आप इस नॉवल को देखते हो तो इसमें आपको एक मैसेज आप तक आती है। एक मैसेज ये है कि आपको पैशनेस दिखानी है, आपने अपने स्पिरिट को लूज नहीं करना है, आपने कंटिन्यूअसली अपने एफर्ट्स लगाने हैं। तो जो अब इसको हम नोवेला, ये नोवेला फॉर्म है, इसकी वर्ड लिमिट जो है वो कम है, लेकिन जो ही आप 50,000 से वर्ड्स ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं उसको हम नॉवल फॉर्म में देखते हैं। चाहे आप किसी भी आप जेम्स जॉयस की नॉवेल्स को ले लो, उसकी जो नॉवेल्स हैं पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, यूलिसिस, यानी कि इनमें आप वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा, इवन अर्लियर नॉवेल्स अगर आप देखोगे, अगर आप नॉवेलिस्ट वॉल्टर स्कॉट की नॉवेल्स अगर आप देखोगे, चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स अगर आप देखोगे, अ टेल ऑफ टू सिटीज, इट्स अ हिस्टोरिकल नॉवेल। तो इसमें आप वर्ड लिमिट 50,000 की, तो इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। वॉल्टर स्कॉट की जो नॉवेल्स आप पढ़ते हो, या इसमें इनकी नॉवेल्स में भी बहुत ज्यादा वर्ड्स होते हैं। तो डिकेंस की जो नॉवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, बहुत अच्छी नॉवेल है। इन दिस नॉवेल Charles Dickens is actually talking about this war between France and England, which took place way back in the 19th century। तो जब आप यानी कि
किसी भी, जब आप नॉवल एक्सीड कर जाते हैं वर्ड्स को 50,000 से ज्यादा, तो उसको हम नॉवल फॉर्म में उसको हम नॉवल फॉर्म में देखते हैं। जो ही वर्ड लिमिट 20,000 से लेके 40,000 45,000, उसको हम नोवेला बोलते हैं। तो अभी हमने बात की, अभी हम बात कर रहे थे अर्नेस्ट हेमिंगवे की ओल्ड मैन एंड द सी, या हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ एंड उसकी जो नॉवेल्स है, या इवन अगर आप जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल एनिमल फॉर्म है, उसको भी आप नोवेला फॉर्म में देखते हो। तो अब एक और करेक्ट इंपॉर्टेंट चीज आप नॉवेल्स में देखते हो कि नॉवेल्स में तो आप देखते हो कि एक जो राइटर होता है ये सोसाइटल प्रॉब्लम्स को इशू करता है, इसके पास इमेजिनरी पावर होता है, कॉम्प्रिहेंसिव सोल होता है, he is always having this zest for life, he's interested in men and women, he's interested in, you know, the major aspects of the society. He's even interested in politics, in economic affairs of the state. तो उसके बाद जैसे सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो होती है उन चीजों को भी हाईलाइट करता है एक जो नॉवलिस्ट होता है। अब आप नॉवेल्स में भी कुछ ऐसे राइटर्स देखते हो वो राइट प्राइमरी फॉर द ओन सेक, यानी कि हालांकि नॉवल को मेनली ये कहा जाता है कि इट रिप्रेजेंट्स लाइफ एज इट इज। अ नॉवेलिस्ट ऑलवेज ट्राइज टू प्रोजेक्ट इवेंट्स, you know, faithfully, sincerely, and this is one of the important traits of literature, that it represents life faithfully। एरिस्टोटल ने भी रिफ्यूट किया था प्लेटो की जो आइडियोलॉजी थी, वो ये थी कि एरिस्टोटल सेड कि जो लिटरेचर है इट रिप्रेजेंट्स लाइफ, इट इज द इमिटेशन ऑफ लाइफ, इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ फेथफुली विद, ये कि जैसे आप की चीजें देख रहे हो उन्हीं चीजों को हमारे सामने वो ला रहे हैं। तो डियर लर्नर्स, अभी हम नॉवल के बारे में ही बात करेंगे, अभी और बहुत सारे इश्यूज हैं नॉवल के रिलेटेड। हम ड्यूरिंग द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू लर्न व्हाट इज पोस्ट मॉडर्न नॉवल, व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियल नॉवल, या इवन व्हाट इज दिस जैसे हिस्टोरिकल नॉवल क्या होता है। बहुत सारे इश्यूज हैं, उन इश्यूज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।